सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल आउट स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या करो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देखी है तो मैंने किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लू फेंग का सामना एस्ट्रल ट्राइब के लोगों से हो जाता है, जहाँ पर बाबा तो बताती है कि इनकी बॉडी रिफाइनिंग के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है, जिसके साथ ही और भी डिटेल्स बताने लगते हैं। लेकिन लू फेंग का सामना जब इनसे होता है तो इनमें इतनी ज्यादा अकड़ होती है कि भाई बड़े ही ताव में होकर ये लू फेंग का सामना करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग भी इनकी पावर्स को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और ये देखकर लू फेंग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे भी अब अपने पावर्स को आजमाने का अच्छा मौका मिल चुका था। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूजा आइलैंड पर कुछ वॉरियर्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर एक बीस्ट को मार रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को मिलियन किलोमीटर दूर हुए एक एक्सप्लोजन की शॉक वेव फील होती है, जिससे जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं वो तो सेकंड्स में वहाँ पर हवा में उड़ जाते हैं कि तभी इनका लीडर आगे आते हुए कहता है कि ये शॉक वेव तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हुआ है। जिस पर पास खड़ा दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, मैंने आज से पहले इतना पावरफुल शॉक वेव नहीं फील किया और इससे मेरे दिल की जो हार्ट बीट है ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। न जाने ये कौन होगा। जिस पर यहाँ पे इसके लीडर कहने लगता है कि ये 12 सीलर्स है जो कि इंसेक्ट क्लैन से बिलोंग करता है और ये लोग असल में इंसेक्ट क्लैन के गार्ड है, जो कि डुअल इमॉर्टल आर्मी भी कहा जाता है। पर मैं हैरान हूँ कि आखिर इनसे टकराने की हिम्मत किसने की है। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग अकेले ही इन डुअल आर्मी से सामना कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो बंदा लू फेंग पर अटैक करके इसे चट्टानों में दे मारता है, जो देखकर बाबा तभी कहती है कि तुम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते, ये तुम्हारी लिमिट से बहुत ज्यादा है। इस दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग में इंजर्ड हो जाता है और फिर वो हवा में आते साथ ही दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि तभी बाकी के जो वॉरियर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। इस दौरान लू फेंग कहने लगता है कि ये मेरी लिमिट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो अब तक अपने लिमिट पर पहुंचा ही नहीं। जिसके बाद वो अपना आर्मर एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर पीछे से वो बंदा अपने स्वॉर्ड से लू फेंग पर अटैक करता है, जिससे लू फेंग पुरजोर बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्ड हल्का सा उसके मास्क पे लग जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि स्टॉर्म क्लैन का एक बंदा अपने जायंट से हैमर के साथ लू फेंग पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर इस अटैक को लू फेंग अपने स्वॉर्ड से काउंटर करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो नाकाम हो जाता है, जमीन पे जा गिरता है। इसी दौरान सभी लोग एक साथ लू फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर लू फेंग पर जिसने सबसे पहले अटैक किया था वो भी प्रिपेयर हो रहा था कि तभी लू फेंग एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर इससे पहले कोई भी एक साथ इस पर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सभी लोग मिलकर लू फेंग पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। पर लोंगसू इस वक्त अकेला अलग खड़ा है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए लोंगसू को मारने के लिए अटेम्प्ट लेता है। साथ ही यहाँ पर लू फेंग अपनी न्यू टेक्निक का भी यूज करता है जिसने कि उसने क्रिएट किया था। और भाई जो थंडर एनर्जी और यहाँ पर लू फेंग की बॉडी से पावर रिलीज होती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लू फेंग पलंग झपकते ही इनके नजरों के आगे निकल गया और ये लोग भी बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी न्यू 7 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और घुमा के एक जोरदार हिट सीधा लोंगसू की बॉडी पे जाकर लैंड करता है। और लू फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर सिंगल स्ट्राइक से ही लोंगसू की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोंगसू के जितने भी साथी थे वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पे लोंगसू की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोबारा से खुद को रीजनरेट करने लगता है, जो देखते साथ ही लू फेंग यहाँ पर स्टार ब्लूमिंग ग्रास को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही उसके बाकी के साथी कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द उसे बचाना होगा, क्योंकि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यहाँ पर ये बंदा इसकी बॉडी को ही डिवोर कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार ब्लूमिंग ग्रास पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और अभी उसकी बॉडी को बस डिवोर करने वाले थे कि तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बाकी के उसके दो साथी होते हैं वो यहाँ पर अपने लाइट क्लैन की बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा लू फेंग पर कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, सेकंड्स में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से लू फेंग को भी अपने स्टार ब्लूमिंग ग्रास को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है और अब वो इन वॉरियर के सामने आ जाता है, क्योंकि जब तक इन्हें वो निपटाएगा नहीं तो यहाँ पर वो लोंगसू को भी मार नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो स्टारलाइट क्लैन के उन बंदों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर स्टॉर्म क्लैन के बाकी के 2 बंदे आ जाते हैं जो कि लू फेंग को रोकने वाले थे, जिसके बाद वो घुमा के एक जोरदार पंच सीधा लू फेंग पर जड़ देता है, जिससे लू फेंग सेकंड्स में ही जमीन पे दोबारा से जा गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाते साथ ही हम देख देंगे यहाँ पर जो स्टारलाइट क्लैन के 2 लोग थे वो यहाँ पर बहुत सारे लाइट थ्रेड से लू फेंग पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने स्टारलाइट थ्रेड से एक बहुत बड़ा जाल टाइप का बना देते हैं, जिसके अंदर लू फेंग पूरी तरीके
तरीके से ट्रैप हो चुका था और जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव लग रहा था। इसी दौरान हम लू फेंग देखते हैं जहाँ पर वो इनके थ्रेड को देखकर ऑब्जर्व करते हुए कहने लगता है कि स्टारलाइट क्लैन के ये जो लाइट थ्रेड है ये असल में इन दोनों की लाइफ क्रिस्टल के कोर एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। और कहा तो ये भी जाता है कि ये स्टारलाइट क्लैन के जो लोग हैं ये इस अटैक को यूज करने के लिए अपने लाइफ स्पैम का भी यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू फेंग इमीडिएटली अपने स्टार ब्लूमिंग ग्रास को बाहर निकाल लेता है, जो कि भाई सेकंड्स में आते साथ ही यहाँ पर इन लाइट थ्रेड से बने हुए पूरे ट्रैप को ही ईट करना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही इजीली हम देखते हैं कि वो लोग इसके थ्रेड को भी काटना शुरू कर देते हैं, जो देखकर लू फेंग कहने लगता है कि भले ही तुम्हारा अटैक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मेरा स्टार ब्लूमिंग ग्रास कुछ भी खा सकता है और किसी भी चीज को बहुत ही इजीली ब्रेक कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग को कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, वो यहाँ पर सारा काम अपने स्टार ब्लूमिंग ग्रास के जरिए से करवाता है, जहाँ पर ताबड़तोड़ अटैक सीधा स्टार ब्लूमिंग ग्रास उन लोगों पर कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इनको भी स्टार ब्लूमिंग ग्रास से डील करने में मुश्किल आने लगती है। और फिर जैसे ही इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो इमॉर्टल होने की वजह से ये दोबारा से रीजनरेट करने लगते हैं। बट यहाँ पर लू फेंग के पास इसका भी तोड़ मौजूद था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली उस लाइट थ्रेड से बाहर आते साथ ही इनकी बॉडी को ट्रैप करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो रीजनरेट होते साथ ही यहाँ पर उनकी बॉडी को स्टार ब्लूमिंग ग्रास के जरिए से पूरी तरीके से पकड़ लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐसा भी पल आता है कि स्टार ब्लूमिंग ग्रास वहाँ मौजूद हर एक की बॉडी को बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। और अब क्योंकि ये भाग नहीं सकते तो लू फेंग एक एक करके इन सभी को बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर दो लोग यानी कि एक लॉन्ग सू और दूसरी एक लेडी, वो लोग यहाँ से स्टार ब्लूमिंग ग्रास की पकड़ से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग सू को एस्केप करते हुए देखकर भाई लू फेंग की सड़क जाती है और वो सेकंड्स में यहाँ पर ज़ुलु क्रिस्टल का पावर यूज करते साथ ही बहुत ही स्पीड के साथ सभी को स्लैश अटैक करते हुए डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये अटैक इतना फास्ट होता है कि किसी को लू फेंग नजर तक नहीं आता। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका वो अटैक पावरफुल तो था और जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर जैसे ही लू फेंग अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही कूल वे में जब वेव करने लगता है तो उसे लगता है कि शायद उसने इन सभी को निपटा दिया है, पर ये ढीठ दोबारा से रीजनरेट होने लगते हैं। और ये देखते साथ ही लू फेंग दोबारा से अपने उन्हीं टेंटिकल से उन पर अटैक करता है और जैसे ही वो उनमें से कुछ को खत्म करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ पर एक लेडी को रिलीज कर देता है और वो लू फेंग की ताकत को देखकर पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। तो जैसे ही उसे भागने का मौका मिलता है भाई बंदी दोबारा पलट के देखती तक नहीं है और वहाँ से 9-11 होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वो बाकी के वॉरियर्स को भी रिलीज करने लगता है। लेकिन तभी लू फेंग अपनी आंखें बंद करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ। और बस अगले ही पल इतना फास्ट अटैक होता है कि कुछ जो वॉरियर्स होते हैं वो इमीडिएटली वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी दौरान हम लॉन्ग सू को देखते हैं जो कि लू फेंग की ताकत को देखकर अपनी जान बचाने के लिए एस्केप करने लगता है, पर वो देखता है कि चारों तरफ से उसे स्टार ब्लूमिंग ग्रास ने पूरी तरीके से कवर कर लिया था और अब ये सारे ग्रास उस पर मिलकर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग सू छटपटाते हुए बस बार बार अपने भाई का नाम ले रहा था और कहने लगता है कि तुम्हें सी फेंग कभी भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर ये नाम सुनते साथ ही लू फेंग यहाँ पे उसे अपने पास ले जाते हुए पूछने लगता है कि बताओ आखिर ये सी फेंग है कौन। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे सुनने में आया है कि 12 सीलर्स में सारे ही लोग इमोर्टल लेवल पर हैं, पर साथ में मैंने ये भी सुना है कि काइवू क्लैन का एक बंदा इमोर्टल मार्कस लेवल पर है, तो क्या ये तुम्हारा वही भाई है जिसकी बात तुम कर रहे हो। जिस पर लॉन्ग सो हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि इस प्लेनेट पर कोई भी उसके लेवल पर नहीं है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर लू फेंग उसे और ज्यादा टॉर्चर करते हुए कहता है कि फिर तो तुम्हारे साथ खेलने में और मजा आएगा। जो देखकर यहाँ पर जो लॉन्ग सो होता है वो अपनी कोर एनर्जी को और ज्यादा हाइट करने लगता है, साथ ही वो बार बार अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट भी करता है। इसी दौरान लू फेंग उसकी कोर एनर्जी को देख लेता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें अपनी कोर एनर्जी को छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी देख सकता हूँ, जो कि एक बीटलर ये कहते साथ ही वो उसे बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके भाई से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे भाई और उसके साथियों को पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया है और आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है और अब तुम्हारे भाई की बारी है। पर मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा क्लैन है ना उसके लोग कुछ खास ताकतवर नहीं है और साथ ही तुम भी कुछ खास नहीं होगे, तो बेहतर यही होगा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्द से जल्द इस पूरे आइलैंड को छोड़कर चले जाओ, वरना अगर मेरा सामना तुमसे हो गया तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला के रख दूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लॉन्ग सो को बहुत बेरहमी के साथ मार देता है। जिसके बाद बाबातस के सामने पे कहती है कि लू फेंग तुमने तो यहाँ पर इसे जान से मार दिया और साथ ही तुमने इसके भाई से भी पंगा ले लिया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर तुम्हारा उसके साथ सामना हो जाए तो तब तुम क्या करोगे।
जिस पर लू फेंग कहने लगता है कि ये असल में इंसेक्ट क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे आज या कल इनका सामना तो करना ही है, और मैंने इसीलिए उसे इतना ज्यादा मॉक किया ताकि वो खुद चलकर मेरे सामने आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम सिफेन को देखते हैं, जहाँ पर उसे अपने भाई की मौत की खबर मिल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ह्यूमंस पर हमेशा से ही इंसेक्ट क्लैन के लोग डोमिनेट करते हुए आए हैं। पर आज यहाँ पर एक ह्यूमन आता है और आते साथ ही सबसे पहले तो इसके भाई को मारता है, ऊपर से मुंह पे ही इनकी बेइज्जती भी करता है। जिसके बाद सिफेन कहने लगता है कि आज तक हमारी हिस्ट्री में किसी भी ह्यूमन ने हमें इतनी बुरी तरीके से बुली नहीं किया है, तो इसलिए इसका बदला तो हमें हर हाल में लेना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए तेजी से लू फेंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान लू फेंग को भी ये खबर मिल जाती है कि वो उसके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सिफेन पहुंच जाता है, जो देखते साथ ही लू फेंग इमीडिएटली अपने इनर वर्ल्ड को उसके सामने शो करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिफेन के आते साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो लू फेंग को देखते साथ ही कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े दिलेर होगे कि यहीं पर मेरा इंतजार करोगे। जिस पे लू फेंग कहने लगता है कि भला मैं क्यों भागूं, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जो सुनते साथ ही यहाँ पर सिफेन को गुस्सा आ जाता है और वो पावरफुल अटैक सीधा लू फेंग पर कर देता है, जिससे बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है और लू फेंग फिर भी इस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर देता है। इसके बाद लू फेंग कहने लगता है कि इसका अटैक इसके बाकियों के साथियों से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने दोनों हैमर्स को आपस में कंबाइन करके हमें स्पिन करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक टाइप के फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए आसपास के जितने भी रॉक्स थे उसे उनके अंदर डिवोर करने लग जाता है और फिर उन्हीं से लू फेंग पर अटैक भी कर देता है। जिससे हम देखते हैं कि लू फेंग उन चट्टानों को तोड़ते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है और फिर इमीडिएटली अपने एक और बहुत ही न्यूली सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपने 3 क्लोन्स बना लेता है और उसके अटैक से डॉज कर जाता है। फिर कहने लगता है कि मैं तो जानबूझकर तुम पर अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रू पावर को देखना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम मुझ पर एक भी हिट को लैंड नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस को क्रैक करते हुए वो अपने तीनों क्लोन्स को बाहर ले आता है और बहुत ही फास्टली मूव करते हुए तीनों क्लोन बॉडी से एक के बाद एक दे दनादन अटैक सीधा सिफेन पर कर देता है। जिससे हम देखते हैं कि ये अटैक इतना फास्टली होता है कि सिफेन को बचने तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिफेन बहुत ही चालाकी के साथ 2 अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन थर्ड क्लोन बॉडी आते साथ ही अपने डिवाइन वेपन से उस पर हिट लैंड कर देती है, जिससे सिफेन की बॉडी बहुत दूर चट्टानों में जा गिरती है। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी पावर की एनर्जी को रिलीज करते हुए हवा में आ जाता है और फिर यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को भी क्रिएट करने लगता है और कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन अगले ही पल लू फेंग की क्लोन बॉडी ऊपर से बिजली की स्पीड के साथ आते साथ ही इतनी जोर से उस पे स्ट्राइक करती है कि वो सीधा उस पानी में जा गिरता है। जिसके बाद लू फेंग अपनी रियल बॉडी में आते साथ ही अपने डिवाइन स्वॉर्ड को निकालकर उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है। वहीं दूसरी तरफ सिफेन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पर चारों तरफ एक्सप्लोजन होते हैं और पूरे पानी में आग लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक फायर टॉर्नेडो के जरिए से सिफेन ऊपर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में ये इसका एक फॉर्मेशन होता है जिसे वो लगातार इंक्रीज करता रहता है। यहाँ पर उसके पावर को देखते साथ ही लू फेंग वहाँ से एस्केप करने लगता है और एस्केप करते हुए लू फेंग कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी ह्यूमन बॉडी उसके इस अटैक को झेल नहीं पाएगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग की बॉडी उसके उस फॉर्मेशन से बच नहीं पाती और फिर अगली पल यहाँ पर वो फायर टॉर्नेडो, जो कि यहाँ पर सिफेन का एक फॉर्मेशन होता है, वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है, जिससे इमीडिएटली वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अगले पल हम सिफेन को देखते हैं जहाँ पर वो हवा में होता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर क्या अंजाम होता है जब कोई मेरे क्लैन से भिड़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान के पास गिरा होता है, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि असल में लू फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके पीछे हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट आ जाता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वो सिफेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पावर को हम देखते हैं कि सिफेन रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो कहने लगता है कि ये इसी का कोई सर्वेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मास्टर ही मेरे आगे कुछ नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कमांड देता है और कहता है कि इस पे अटैक करो। ये सुनकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट इमीडिएटली यहाँ पर सिफेन पर टूट पड़ता है, जो देखकर सिफेन भी अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ के आसपास के रॉक्स को अपने फॉर्मेशन में डिवोर करके उनसे एक पावरफुल सा जायंट हैमर बना लेता है और फिर उस जायंट हैमर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इमीडिएटली उसके पावरफुल हैमर को पूरी तरीके से शटर कर देती है और फिर वो अपने सिल्वर विंग्स को भी वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर यहाँ पर सिफेन हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता
लगता है कि तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस पर अटैक करके इसे सप्रेस करने में लग जाता है। जैसे कि रेजिस्ट करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पे सिफेन करता है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे कोई एक मौका नहीं देता और फिर घुमा के एक जोरदार क्लॉ अटैक उस पर करता है, जिससे सिफेन सेकंड्स में ही फ्लाइंग जेट बन जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये अटैक तो किसी इमॉर्टल किंग के लेवल का है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिफेन जो है बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अब वो एक स्पेटियल क्रैक के थ्रू किसी अलग ही मिस्टीरियस टाइप के एक डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी आ जाता है और भाई लियो फेंग आते साथ ही अपने हेवन शटरिंग अटैक से उस पर एक पावरफुल क्लॉ अटैक कर देता है, जिससे सिफेन की बॉडी इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से खुद को रीजनरेट करने लगता है, जो देखकर लियो फेंग यहाँ पर दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कमांड करता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट हर एक कमांड पर उस पर लगातार अटैक करता रहता है। इसी दौरान लियो फेंग बताने लगता है कि जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो इस वक्त अपनी जेनेटिक की पावर का यूज करके अटैक कर रहा है, साथ ही यहाँ पर वो बाकी के सीक्रेट अटैक्स को भी उसके साथ कंबाइन करके अटैक करवा सकता है। और तो और इस वक्त जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है उसके पास सिल्वर विंग्स भी है, जिससे उसकी ताकत पहले से 10,000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। व्हिच मींस कि अगर हम इस वक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सारे पावर को कंबाइन करें तो उसका लेवल किसी इमॉर्टल किंग के बराबर है। यानी कि लियो फेंग का सामना अगर किसी इमॉर्टल किंग से भी इस वक्त हो जाता है तो वो बहुत इजीली उसे डिफीट कर सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोबारा से सिफेन पर अटैक करता है तो इस बार इसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है और अब उसकी रीजनरेट करने की स्पीड भी धीमे होने लगती है, जो देखकर सिफेन कहता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से एक इंसान के आगे नहीं मर सकता। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को एक्सपेंड करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर लियो फेंग कहने लगता है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचने के बाद ही भी ये अपनी बॉडी को इस हद तक एक्सपेंड कर रहा है, जिसका मतलब ये कि अब वो इस फाइनल फाइट में अपनी इमॉर्टल की पावर को भी सप्रेस कर देगा, जिसका मतलब ये कि मुझे भी अब पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ सिफेन आगे बढ़ते हुए अपने होमेशन का भी यूज करता है, साथ ही यहाँ पर वो अपने हैमर्स को भी बहुत हद तक एक्सपेंड कर लेता है और फिर सीधा गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर लियो फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सिल्वर विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि पलक झपकते ही यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीधा सिफेन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे सेकंड्स में उसके बॉडी के बहुत से टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिफेन की जो इमॉर्टल बॉडी थी उसका 2% हिस्सा डैमेज हो चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं कि सिफेन भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लियो फेंग कहने लगता है कि शायद तुम अपनी उम्मीद से कई गुना ज्यादा पावरफुल चीज को एम कर रहे हो। गोल्डन हॉर्न बीस्ट से तुम नहीं टकरा सकते, ये तुम्हारी इमॉर्टल बॉडी को ही चकनाचूर करके रख देगी। इस दौरान हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और फिर उसकी बॉडी को आसपास के बड़े बड़े चट्टानों से टकराते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इतने बार बार डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लगता है और इस वक्त तक हम देखते हैं कि सिफेन की अकल ठिकाने लग जाती है और वो इमॉर्टल किंग कहते हुए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसकी एक नहीं सुनता और लगातार ताबड़तोड़ अटैक उस पर करता रहता है, जिससे लगातार उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती रहती है। और फिर सिफेन दोबारा से कहता है कि प्लीज मुझे फोर्स मत करो, जिसके बाद हम देखेंगे कि अगले ही पल गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसकी जो कोर होती है वो भी इससे पूरी तरीके से शैटर्ड होने लगती है और यहाँ पर जैसे ही वो शैटर्ड होने लगती है अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी कोर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे यहाँ पर सिफेन की बॉडी उसके नजरों के सामने डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वो इमीडिएटली यहाँ से एस्केप करने लगता है। यहाँ पर उसे डिसअपीयर होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि बाबा बताने लगती है कि उसके पास अब बस एक ही ऑप्शन है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा कभी वापस आ सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लियो फेंग बाबा से कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम सिल्वर विंग्स को ऐसे ब्लेड की तौर पर यूज करें और फिर इसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फ्यूज कर दें। मुझे यकीन है कि इससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ये बस मेरी एक फीलिंग है और मैं नहीं जानता कि रूल्स के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं। ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली अपनी मास्टर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि चलो उनसे पूछा जाए। जहाँ पर हम देखते हैं कि अगली पल यहाँ पे वो केओसिटी लॉर्ड के सामने होता है, जहाँ पर केओसिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि सिल्वर विंग तुम्हारे मेथड के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए सूटेबल तो है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें भी आएंगी, साथ ही इसका स्पेस लॉ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर केओसिटी लॉर्ड लियो फेंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो खुद से ही एक न्यू टेक्निक को क्रिएट करने के लिए सोच रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि लियो फेंग अपने मन में कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने एक न्यू टेक्निक को क्रिएट किया था उसे क्रिएट करने में मुझे 1000 साल लग चुके थे, अब न जाने अगर मैं कोई नई टेक्निक को क्रिएट करूंगा तो इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इसी के साथ केओसिटी लॉर्ड बताने लगता है कि यहाँ पर
जितने भी इमोर्टल्स हैं उन्होंने काउंटलेस अमाउंट में रूथलेस बैटल को ज्वाइन किया है ताकि वे यहाँ पर जितने ट्रेजर है उन्हें अचीव कर सके। लेकिन अगर तुम फॉर आइलैंड से जाना चाहते हैं तो उससे पहले यहाँ पे कुछ टास्क हैं जिन्हें तुम्हें क्लियर करने होगी, जिसके साथ ही यहाँ पर लूफेंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड को यहाँ पर थैंक्स कहता है कि उन्होंने यहाँ पर आकर उसे गाइड किया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मैकेनिकल ब्रेसेस के एक बेस कैंप को दिखाया जाता है जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद होता है, जहाँ पर उनका एक बंदा अपने सामने मौजूद एक वॉरियर से कहता है कि तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए, वो तुमसे कितना ज्यादा आगे निकल चुका है। जिस पर हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगता है और कहने लगता है कि अगर ये मैकेनिकल क्लैन का रूल नहीं होता तो मैं कब का इस एआई को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मास्टर का एक ओल्ड एआई वर्जन है। इसी के साथ हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम ज़्यूस है और यहाँ पर ज़्यूस से वो बंदा कहता है कि मुझे जल्द से जल्द एक टोकन का क्लू दो। जिसके साथ ही वो बंदा यहाँ पर एक ज़ुइका नाम के वॉरियर को बुलाता है, जो सुनकर ज़ुइका इमीडिएटली अपने मास्टर के पास जाता है जो कि इमॉर्टल किंग लेवल पर है। और हम देखते हैं कि ज़ुइका आते साथ ही कहने लगता है कि मास्टर, मैंने आपके दिए हुए टास्क को 51% कंप्लीट कर लिया है। मैंने 893 एलियन मार्कर्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया है और मैंने 3 टोकन्स को कलेक्ट किया है। जिस पर मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टोकन्स को कलेक्ट